हेलो एवरीवन। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा विज्ञान विषय का सरल करने वाले हैं। ये वही पैटर्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। यानी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका पेपर कैसा आने वाला है उससे रिलेटेड पैटर्न आपको नो पेपर में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर ये नो पेपर आप बारीकी से समझते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन चेंजेज होते हैं, सभी क्वेश्चन चेंजेस नहीं होते। तो आप बारीकी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझोगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप भी अगर वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करके वीडियो को शुरुआत करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, उसमें 1 से 18 क्वेश्चन आपके एबेसिडा के आने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, देखो, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी साग सब्जियां होती हैं, उनका विघटित होकर कंपोस्ट बनता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। फिर है, जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। फिर एक्वा रेजिया में सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 किस अनुपात में होते हैं, तो इनका अनुपात होता है 3:1। याद कर लेना इसको। फिर है, सिनाबार किसका अयस्क है, सिनाबार है वो किसका अयस्क है, मरकरी का। फिर है, अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र, अपमार्जकों का सामान्य रासायनिक सूत्र ये होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, या फिर ये कोई सा भी इनमें से मिले तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेथेन में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं, कौन से पुष्प कहलाते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 7 उभयलिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, उभयलिंगी। फिर है, लैंगिक संचरित रोग STD का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, कालाजार। फिर अगले क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तो इसका परिवर्तन है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन है वो कहाँ पर होता है, तो वो होता है तंत्रिकाक्ष पर। तो तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं, ये जो धागे जैसी संरचनाएं बनती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोला जाता है उनको, डेंड्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन क्या कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, सही आंसर आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। आप भी जब देख रहे हैं तो इसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रकाश का विक्षेपण। क्या होगा इसका सही आंसर, प्रकाश का विक्षेपण। फिर है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण कौन सा होगा। देखो इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर कमेंट करें आप, अच्छा होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है, V समानुपाती I और V बराबर IR, ये तो होता ही। V स्क्वायर बटा I बराबर नियतांक, क्या ये इसका संभव है, उपरोक्त सभी कौन सा होगा, देखिए इसका सही आंसर V स्क्वायर बटा I, ये इसका नहीं है, सही जवाब। फिर 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है, यदि इसकी लंबाई 5 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। देखो 10 मीटर लंबाई तो 15 था, अगर लंबाई को आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी उसका आधा हो जाएगा। फिर है, विद्युत उपकरणों को भूसंकर्पित किया जाता है ताकि, कि ये क्या होना चाहिए, क्यों किया जाता है उनको भूसंकर्पित। ऑप्शन दिख रहे हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करें और कमेंट में लिखिए ताकि आपका अभ्यास अच्छा हो सके।
सही जवाब किसका है देखना, तीव्र विद्युत आघात न लगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर कमेंट करें सभी बच्चे। कुछ बच्चे हैं वो सही जवाब भी दे रहे हैं। इसका सही जवाब है ऊष्मीय। फिर है निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? फुलवारी, पार्क, जल, जीवशाला या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु एवं कवकों को क्या कहते हैं? उनको तो उनको कहते हैं अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। तो वो है पहला, देखिए, लवण के एक इकाई सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को का जल कहते हैं क्रिस्टलन। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टलन। क्रिस्टलन। फिर है सोडा अम्ल अग्निशामक में का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। फिर है पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी संचित रहते हैं। क्या संचित रहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, धमनी की भित्ति मोटी तथा होती है। धमनी की भित्ति है वो मोटी और लचीली होती है। क्या होगी? लचीली। फिर है ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपे रहते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी इसीलिए छिपे रहते हैं, प्रभावी होते तो दिखाई देते। फिर है ऑस्ट्रिया के निवासी ने वंशागति के नियम प्रतिपादित किए थे। किसने किए थे? उसका नाम था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने वंशागति के नियम प्रतिपादित किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन एक एक अंक के होंगे। ठीक है। दानेदार जिंक धातु की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो उस गैस का क्या नाम है? उसका गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। क्या नाम होगा उसका? हाइड्रोजन गैस। फिर धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? एक उदाहरण दीजिए। धातुओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय। इसका उदाहरण लिखना चाहो तो कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव हैं? सोल्डर जो किया था उसका मुख्य धातु कौन कौन से हैं? मुख्य अवयव 2 अवयव होते हैं इसके, सीसा और दूसरा होगा टिन। ठीक है। फिर है पादपों में वर्दी से मुक्त होने वाली किसी एक गति का उदाहरण लिखिए। तो इस एक गति का उदाहरण लिखना है स्पर्शा स्पर्शानुकंचन गति। स्पर्शानुकंचन गति। फिर है पेशी कोशिका कैसे गति करती है? तो पेशी कोशिका होती है वो कैसे गति करती है? आकृति बदलकर। कैसे गति करती है? आकृति बदलकर। आकृति बदलकर। फिर है ऐसे प्राणी का नाम लिखिए जिसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। तो ऐसे है घोंगा। ठीक है। फिर है F1PD। ठीक है। देखो आपको सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं। F1PD से क्या तात्पर्य है? F1PD वह पीढ़ी जो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीवों जिन्हें जनक कहते हैं के मध्य क्रॉस से उत्पन्न होती हैं।
फिर लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो पृष्ठों से घिरा, इसका मैं आपको आंसर दिखाता हूं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक है। और ऊपर जो F1PD वाला है, F1PD वह पीढ़ी जो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीवों जिन्हें जनक कहते हैं के मध्य क्रॉस करने से उत्पन्न होती है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है? जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसको केंद्रित करने के लिए अभिसारी, कौन सा? अभिसारी या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं उनकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसी परिपथ में धारा प्रवाह है या नहीं तथा किस दिशा में है जानने के लिए हम किस विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं? तो वो होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। फिर है खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? तो खाद्य श्रृंखला अधिक लंबी कब होगी? इसका आंसर है जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। फिर अगला जो पार्ट है वो खंड ब है। इसमें देखो आपको 2 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका कारण है आपको लिखना है, इसका कारण लिखना है तांबा बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ये जल एवं भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता और न ही ये ऑक्सीजन व खनिज लवणों से अभिक्रिया करता है। तांबा इस्पात की अपेक्षा ताप का अच्छा चालक भी होता है। इसके विपरीत इस्पात में आसानी से जंग लग जाता है, इसलिए गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं। इससे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और वे बिना ज्वाला के ऊष्मा देने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो इन विधियों के बारे में अपन जानेंगे। जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। 5 विधियों के बारे में इसमें समझाया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुछ सेकंड के लिए मैं आपके लिए स्क्रीन पे इसको रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उत्तेजना तथा विपत्ति के समय रुधिर में किस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है? उस हार्मोन के अतिस्राव से शरीर में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो अतिस्राव से ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि के कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं? क्या ये ऐसे होता है कि मांसपेशियां अधिक, ये इसका यहाँ तक का आपको आंसर लिखना है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कोशिकी एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो इसको अपन एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। एक कोशिकीय जीवों में जनन और बहुकोशिकीय जीवों में जनन कैसे होता है, इसके 4 प्रकार अपने यहाँ लिखे हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं टेबल बना करके। इसको आपको ऐसे ही टेबल बना करके इनके ऐसा अंतर वाले सवाल में करना है जिससे आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन हमारे 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके?
प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन बिंब का आकार दे रखा है, दर्पण से बिंब की दूरी दे रखी है, फोकस दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान अपन को निकालना है। इसके लिए अपन को दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f का प्रयोग करेंगे। इसमें मान रख करके इसको सरल कर लेंगे तो इसकी दूरी है वो आ जाएगी कितनी, 54 सेंटीमीटर। फिर इसकी आवर्धन निकालना है, तो आवर्धन निकालने की सूत्र रहता है m बराबर -v/u बराबर h'/h। इसमें अपन मान रखेंगे तो इसका आवर्धन आ जाएगा और इसका मान ऋणात्मक है, h का मान ऋणात्मक है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होगा तथा प्रतिबिंब की साइज है वो 14 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नामांकित रेखाचित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे हो सकता है। तो इसके लिए अपन समझेंगे, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल यानी अभिसारी लेंस के चश्मे के उपयोग से हो सकता है, जैसा कि इस क्षेत्र के अंदर समझाया गया। इसकी व्याख्या करनी है, वैसे इतना सा लिखना आपको इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होती है जब 250 वोट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चला जाता है अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चला जाता है। इस न्यूमेरिकल को अपन करेंगे। देखो दिया हुआ है टीवी सेट के लिए P1 का मान दिया हुआ है, T1 का मान दिया हुआ है, T1 को अपन सेकंड में परिवर्तित कर लिया, घंटे को देखो 60 गुणा 60 से 3600 सेकंड हो गए। खर्च की गई ऊर्जा का सूत्र होता है H बराबर PT। ठीक है, 1 के लिए निकालने तो सभी के साथ 1 लगा दिया, 250 को 3600 से गुणा कर लिया, यह आंसर आ जाएगा जूल में। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, इसको 10 की पावर में चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरे के लिए P2 के लिए निकालेंगे तो वही सूत्र है H बराबर PT, लेकिन इसके साथ में 2 लगा दिया तो ये भी आ गया जूल के अंदर। तो स्पष्ट हो गया कि H1 वो H2 से क्या है, अधिक है, यानी टीवी सेट है वो अधिक ऊर्जा का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ए व बी में दिखाई दे रही हैं आपको। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं गतिमान है। इन चित्रों में से कौन सा चित्र इन रेखाओं को ठीक पैटर्न में दिखाता है। चुंबक के इन ध्रुवों के नाम लिखिए जो एक दूसरे के सामने है। तो इसका आंसर जानेंगे अपन। इसका आंसर है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, अतः चित्र बी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का ठीक पैटर्न दर्शाता है। चित्र में दोनों चुंबकों के सिरों पर उत्तरी ध्रुव जो एक दूसरे के सामने है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थों में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये अपन सारणी बना करके इसके अंतर लिखेंगे। ये देखो, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के आपको दो अंतर लिखने, अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अपन खंड 6 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। खंड 6 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो 3-3 अंक के होंगे और वो सभी क्वेश्चन अथवा में होंगे, यानी आपको इनमें से कोई एक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो इसमें रासायनिक समीकरण दी हुई है, ये आपको दो तो, और ये अथवा में ये भी दे रखा अपचयन या उपचयन, इनको परिभाषित करना उदाहरण सहित। तो इसका आंसर है होगा, देखो खंड 6 में पहले चूने के लिए अपना अभिक्रिया लिखेंगे। तो यह अभिक्रिया याद कर लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसमें जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और H2 गैस निकलती है। ये दो अभिक्रियाएं आपको लिखनी है। अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं तो उपचयन की बारे में लिखना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है। ठीक है, अपचयन के बारे में भी देखिए आप, ये उपचयन के उदाहरण दे रखे हैं, ये अपचयन के दे रखे हैं। ठीक है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ह्रास यानी कमी होना, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो ऑक्सीजन यहाँ से कम हुआ, इधर जल का निर्माण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, स्त्रीकरण किसे कहते हैं समझाइए। साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है। या फिर आप ये कर सकते हो, निम्न कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र दीजिए
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बनानी है, जैसे एथेन व मेथेन व एथेन, एथेन और प्रोपीन। तो इसका आंसर होगा, देखो एस्टर के बारे में समझाया गया पहले। इस एस्टर के एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया करवाए, एस्टर बना, कैसे बना और जल का निकास हुआ। फिर एस्टर की दूसरी प्रक्रिया दिखाई है, ठीक है। फिर या अगर अथवा वाला करना चाहते हो आप, तो जैसे मेथेन का सूत्र लिख दिया CH4, इसका संरचना सूत्र लिख दिया। इन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में ये H जुड़े हुए होते हैं। फिर इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास लिख दिया। देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास, इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास बोलते हैं। ये जो चित्र बना करके समझाया है, देखो यही आकृति है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों को एक गोला बना करके समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एथेन का सूत्र लिख दिया, एथेन का संरचना सूत्र लिख दिया, इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख करके समझा दी। ऐसे ही एथीन का सूत्र लिखा, संरचना सूत्र, और इसका बिंदु विन्यास, इलेक्ट्रॉन बिंदु विन्यास। प्रोपीन, प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, इन लगा है डबल बॉन्ड होगा, और फिर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? लेशमानिया में अलैंगिक जनन को चित्र की सहायता से समझाइए। या फिर अंकुरण किसे कहते हैं? चने के बीज की संरचना का सचित्र वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो इसका आंसर अपन जानेंगे। सबसे पहले तो आप जनन के बारे में जानना, ठीक है। जनन किसी जीवधारी द्वारा अपने जैसे प्रतिरूप अथवा संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेशमानिया में अलैंगिक जनन के बारे में इसका कुछ द्विखंडन किया गया है। इस द्विखंडन का चित्र के द्वारा भी आपको समझना है। देखो इसका द्विखंडन का चित्र बना करके समझाया गया है। या फिर अथवा वाला करना चाहो तो आप अंकुरण की परिभाषा लिख दो। चने में के बीज की संरचना लिख दी, ये चना है, और इसमें अंकुरण कैसे होता है, बीज पत्तर क्या होता है, प्रांकुर क्या होता है, मूलांकर क्या होता है, ये सब इसमें चित्र के अंदर आपको समझाना है। और फिर इसके बारे में कुछ लिख देंगे, इसका आवरण कैसे क्या हुआ, कौन सा तना, कैसे जड़ बनी इसकी। तो चने के बारे में ये द्विपदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन में आप देखो प्रतिरोध दे रखे हैं, इनको श्रेणी क्रम में 9 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। उपयुक्त परिपथ का चित्र बनाना है, प्रवाहित धारा का गणना करनी है, अथवा ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये भी प्रतिरोध से संबंधित है। इनको कैसे सरल करना है ये अपन जानेंगे इसी में। पहला पॉइंट तो यह, जब देखो 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो 1 वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी से, तो ये परिपथ चित्र कहलाता है इसका। और श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका सूत्र ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अपन प्रतिरोध निकाल लिया, V बराबर I R, ओम का नियम होता है। इसमें अपन I बराबर लिखेंगे तो R है वो V के भाग में चला जाएगा। फिर इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो V का मान रख दिया, R का मान रख दिया, तो 0.5 एम्पियर आ गया प्रवाहित धारा। अगर अथवा वाला करना चाहो तो तापन की दर दे रखी है, वोल्टता दे रखी है, I का मान निकालना, तो I बराबर P बटा V होता है, इसे ये आ जाएगा। विद्युत स्त्री का प्रतिरोध निकालना है तो वो भी इसी से ओम के नियम वाले सूत्र में रखना है। तापन की दर निकालनी है तो I बराबर P बटा V है, इसी से निकल जाएगी। और वापस प्रतिरोध निकालना तो वही ओम के नियम से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट नंबर 2 का होगा। पार्ट नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो 4-4 अंक के होंगे, और उसके भी अथवा में होगा। पहला 18 नंबर क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसे कहते हैं? इसकी विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है, इसको समझाना है। क्लोराइड परिवार, नाइट्रेट परिवार, सल्फेट परिवार या कार्बोनेट परिवार के 4-4 लवण लिखने हैं। इसका आंसर होगा, सबसे पहले तो पीएच स्केल क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इसमें पी एक जर्मन शब्द पुशांश से बना है, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। देखो ये इस चित्र के द्वारा समझाया गया है कैसे पीएच में परिवर्तन होता है। फिर देखो पीएच स्केल के बारे में और अच्छा से समझाया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। अगर इसके अथवा वाला क्वेश्चन करना चाहो तो क्लोराइड परिवार, क्लोराइड यानी जिसके साथ में Cl जुड़ा है वो क्लोराइड परिवार होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। आपको 4-4 उदाहरण लिखने हैं। नाइट्रेट का लिखना है, NO3 जुड़ जाता है तो वो नाइट्रेट का समूह बन जाता है। सल्फेट SO4 जुड़ जाता है तो वो सल्फेट का समूह बन जाता है। और कार्बोनेट यानी CO3 जुड़ जाता है तो वो कार्बोनेट परिवार का लवण कहलाता है।
तो इस प्रकार आप इसके उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 19, अमीबा में पोषण विधि का चित्र बना के वर्णन करना है या अवायवीय श्वसन को रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाना है, या फिर ये कर सकते हो अपोहन किसे कहते हैं इसकी क्रिया विधि को समझाइए, अंगदान एक उदार कार्य है इसको भी समझा सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा का पोषण इस चित्र समझाया गया है, इसको आप लिख सकते हो। फिर अवायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में आप समझा सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट फिर इनका ग्लूकोज का उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, फिर अथवा में करना चाहो तो डायलिसिस यानी अपोहन किसे कहते हैं इसका समझाना, इसकी परिभाषा, अपोहन की क्रिया विधि क्या है, अंगदान एक उदार कार्य है इसके बारे में समझाना है कि किसी को अंगदान का क्या महत्व है उसके बारे में समझा सकते हो आसानी से, हमारे अंगों की चर्चा है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, सौर भट्टी में उपयोग लाए जाने वाले दर्पण का नाम लिखना है, उसका किरण आरेख बनाना है, दर्पण सूत्र लिखना है, उत्तल या अवतल दोनों के बारे में समान रूप से कौन सा उपयोगी है, अथवा में गोलीय दर्पणों में गोलीय लेंसों के लिए चिह्न परिपाटी में क्या अंतर है, किसी अवतल द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे और जबकि उसकी वस्तु फोकस ऐप पर स्थित हो, तो इसका आंसर होगा, देखो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं, जैसा इसमें किरण आरेख में समझाया गया है। और इससे आगे दर्पण सूत्र आपको सभी को याद होना चाहिए, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, इसमें वहां रखना। अथवा में करना चाहो तो आप गोलीय दर्पण चिन्ह परिपाटी और गोलीय लेंस चिन्ह परिपाटी, इसको आप 3 पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं। और इसकी फोकस दूरी के बारे में देखो एक चित्र बना करके समझा सकते हैं, जैसे फोकस पर स्थित हो f, ये दर्पण लगा करके और इसको सचित्र आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉडल पेपर में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।